हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आर्टिकल 86(1). दोस्तों, इसके प्रीवियस 4 वीडियोस में मैंने प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आर्टिकल 86(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या देते हैं राष्ट्रपति जी को। ये राइट देते हैं कि वो एड्रेस करे किसको, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या फिर बोथ हाउस टुगेदर। दोस्तों, या तो अलग अलग भी, या तो लोकसभा को अलग तरीके से लोकसभा को अलग एड्रेस कर सकते हैं, या तो राज्यसभा को अलग एड्रेस कर सकते हैं, है ना। या फिर टुगेदर भी कर सकते हैं एड्रेस। कौन? राष्ट्रपति जी। The president can also require members to be present for the address. नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? द प्रेसिडेंट कैन एड्रेस द पार्लियामेंट टू सेंड मैसेज। यानी राष्ट्रपति जी एड्रेस कर सकते हैं किसको? संसद को, मैसेज सेंड करने के लिए या टू स्पीक ऑन एनी सब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? द प्रेसिडेंट कैन सेंड मैसेज टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इवन इफ द मैसेज इज रिलेटेड टू अ बिल दैट इज ऑलरेडी बीइंग कंसीडर्ड। यानी राष्ट्रपति जी मैसेज भेज सकते हैं इधर हाउस यानी कि लोकसभा को या फिर राज्यसभा को भी, इवन इफ द मैसेज इज रिलेटेड, यदि मैसेज किससे जुड़ा हुआ हो? बिल से जुड़ा हुआ हो, जो कि ऑलरेडी कंसीडर किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द हाउस दैट रिसीव्स अ मैसेज मस्ट कंसीडर द सब्जेक्ट एज सुन एज पॉसिबल। जिस हाउस को मैसेज रिसीव हुआ है उनको कंसीडर करना पड़ेगा सब्जेक्ट को जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। ठीक है ना दोस्तों। ये जो मीटिंग होते हैं ना, ये थोड़े अलग प्रकार के मीटिंग होते हैं। जैसे राष्ट्रपति जी जब पहला सेशन एड्रेस करते हैं, फर्स्ट सेशन एड्रेस करते हैं, या फिर जनरल इलेक्शन के बाद एड्रेस करते हैं, उनसे ये मीटिंग बिल्कुल अलग होते हैं ना, डिफरेंट होते हैं। इसे हम बोलते हैं राइट टू एड्रेस, जो कि उनके द्वारा कभी भी बुलाया जा सकता है एट एनी टाइम। क्या है मतलब दोस्तों? एट एनी टाइम, जब भी उनको लगेगा एट एनी टाइम वो ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों? आर्टिकल 1121। ये क्या कहते हैं? आर्टिकल 1121 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कहते हैं कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो क्या करेंगे? मस्ट प्रेजेंट एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करेंगे कहाँ पे? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में। ये स्टेटमेंट में क्या क्या होते हैं? जैसे क्या रिसीट है, रिसीट का मतलब होता है दोस्तों क्या इनकम है ना, और क्या एक्सपेंडिचर है, क्या खर्चे हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किनके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। किसमें? फाइनेंशियल ईयर में। किसमें? फाइनेंशियल ईयर में। दोस्तों, आर्टिकल 112 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आर्टिकल रटना नहीं है आपको, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं यहाँ पे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं टू दी बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, और इस स्टेटमेंट के अंदर रिसीट एक्सपेंडिचर्स के बारे में चर्चे होते हैं फॉर दी फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों, आपको पता ही होगा फाइनेंशियल ईयर कितने से शुरू होते हैं। जैसे 2025 के फाइनेंशियल ईयर कितने से शुरू होंगे? 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से कब तक, कहाँ तक? 31 मार्च तक, है ना दोस्तों। ये पूरा समय होता है किसका? फाइनेंशियल ईयर का। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्या पॉइंट है? द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम लोग बजट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट। दोस्तों, आप लोग भी बजट बनाते हो ना, जैसे कि कितने इनकम हुए, है ना, कैसे इतने इनकम हुए मेरे, एक्स इनकम हुए, है ना, एक्स इनकम हुए मेरे, इनकम हुए। उसके बाद कितने एक्सपेंसेस हैं मेरे, खर्चे कितने हैं, वाई एक्सपेंसेस है मेरे, है ना, वाई एक्सपेंसेस है। तो इसका एक आप बजट तैयार करते हो ना, है ना। तो इस तरीके से सरकार भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऐसा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आती है, जैसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। तो लिखा हुआ भी है नेक्स्ट पॉइंट में कि इस स्टेटमेंट में क्या क्या सारी चीज़ें रहते हैं। इंक्लूड डिटेल्स ऑफ टैक्स रेवेन्यूज़। क्या रहते हैं? टैक्स रेवेन्यूज़। दोस्तों, टैक्स रेवेन्यूज़ रहते हैं, इनकम रिसिट रहते हैं, एक्सपेंडिचर्स रहते हैं, है ना। और साथ ही साथ इस स्टेटमेंट में क्या रहते हैं? डिटेल्स ऑफ रिसोर्सेज, जिसको ट्रांसफ़र किए जाते हैं। किन रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र किए जाते हैं? स्टेट को। और जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं यूटीज़ को, उसमें भी सारे डिटेल्स रहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये आर्टिकल 1121 था। आर्टिकल 1122 क्या कहते हैं दोस्तों? आर्टिकल 112 क्या है? आर्टिकल 112
2 of the Constitution of India state that the annual financial statement must show expenditure, यानी इसमें क्या होगा, एक्सपेंडिचर एस्टिमेट सेपरेटली दिखाए जाएंगे। सेपरेटली क्या दिखाए जाएंगे, कैसे दिखाए जाएंगे दोस्तों, तो इसमें जो एक्सपेंडिचर है ऑन द रेवेन्यू अकाउंट, यानी वैसे खर्चे जो कि किस पे हो रहे हैं, रेवेन्यू अकाउंट्स पे हो रहे हैं, और बाकी खर्चे अदर एक्सपेंसेस उन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, इसमें डिस्टिंग्विश करके दिखाया जाएगा। दोस्तों आइए इसको और भी डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ गवर्नमेंट एक्चुअली पेज आउट फॉर वेरियस पर्पसेस, यानी यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है, जो असल में खर्च होते हैं, वो क्या होते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल वैसे पैसे, है ना, जो कि गवर्नमेंट एक्चुअली पेज आउट करते हैं अलग अलग काम के लिए, एक्स काम के लिए, वाई काम के लिए, जेड काम के लिए, यानी कि अलग अलग काम के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे और भी एक टर्म है, वाइल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो खर्चे होते हैं, इसका मतलब क्या है, रेफर्स स्पेशली टू दी मनी ड्रॉन फ्रॉम द गवर्नमेंट सेंट्रल फंड, यानी गवर्नमेंट के सेंट्रल फंड से खर्चे होते हैं जहाँ पे सभी रेवेन्यूज को डिपॉजिट किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, मीनिंग ऑल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, है ना, टेक्निकली जितने भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग होते हैं टेक्निकली कहाँ से आते हैं, कम्स फ्रॉम दिस फंड, बट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइट इंक्लूड एडिशनल स्पेंडिंग, एक्चुअल एक्सपेंडिचर में कुछ एडिशनल स्पेंडिंग भी हो सकते हैं जो कि मेंशन नहीं है। कहाँ पे मेंशन नहीं है, इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना। क्यों होते हैं ऐसे दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि हमें पता है कि 10,000 रुपये मेरे खर्चे होंगे ही होंगे, जैसे मुझे पता है कि 10,000 रुपये मेरे खर्चे होंगे ही होंगे, लेकिन मैं 5,000 रुपीज़ जो है वो एडिशनल रखती हूँ, है ना, एडिशनल रखती हूँ। ये एडिशनल में क्यों रखती हूँ, एडिशनल इसीलिए मुझे रखना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे कुछ अनफोर्सिन सरकमस्टांस हो सकते हैं, कोई स्पेशल अकाउंटिंग प्रैक्टिस भी हो सकते हैं जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है ना, तो एक्स्ट्रा भी मुझे रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, कभी मैं बीमार पड़ गई या मुझे कभी एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ गई, कोई स्पेसिफिक काम आ गया, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, वो 10,000 तो है ही, वो 10,000 तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा में मुझे 5,000 और भी रखने ही पड़ते हैं दोस्तों। तो वही है, अब इस लाइन को पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल स्पेंडिंग में क्या होते हैं, एक्चुअल में एडिशनल स्पेंडिंग भी आ जाते हैं जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं है। क्यों ऐसे होते हैं, अनफोर्सिन सरकमस्टांस या स्पेसिफिक अकाउंट प्रैक्टिस की वजह से, स्पेशली द कंसोलिडेटेड फंड इज द सोर्स ऑफ फंड वाइल द एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है, इज द टोटल अमाउंट स्पेंट अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, मतलब इसमें सभी कैटेगरीज के क्या होते हैं, अमाउंट होते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी होते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कहेंगे। नीचे और भी अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन किया गया है, देखिए दोस्तों, कंसोलिडेटेड फंड क्या है, दिस इज ए प्राइमरी गवर्नमेंट अकाउंट जहाँ पे जितनी भी रेवेन्यूज आते हैं सरकार के, लोन्स एंड रिकवरीज, है ना, वो सभी डिपॉजिट किए जाते हैं, एंड ऑल गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो होते हैं उसी से निकाला जाता है ना, जितने भी खर्चे होंगे, जैसे आपने बोला ना, जैसे मैंने बोला ना कि 10,000 रुपये हैं, इसी में से मुझे क्या करना है, इसी में से मुझे अपने बाल कटवाने हैं, इसी में से मुझे अपना खाना पीना निकालना है, इसी में से मुझे क्या करना है, इसी में से सब कुछ करना है, डेली हमारे जो भी नीड्स होते हैं उसे इसी 10,000 से पूरे करने हैं, है ना। लेकिन हम एक्स्ट्रा हम एक्स्ट्रा जो 5,000 रुपये रखे हैं, जैसे मान लीजिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई, है ना, तो मैंने इससे यूज कर लिया, या मुझे इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना पड़ा, ट्रैवल करना पड़ा, है ना, तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। तो वही है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या होता है दोस्तों, दिस रेफर्स टू द रियल मनी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन वेरियस प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज विच में इंक्लूड स्मॉल एडिशनल कॉस्ट, यानी कि इसमें क्या होते हैं, ये रियल मनी स्पेंड है जो कि सरकार करते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग सर्विसेज में, है ना, जिससे क्या होगा कि स्मॉल एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा जो कि एक्सप्लिसिटली बजटेड, है ना, नॉट एक्सप्लिसिटली बजटेड, यानी कि इसमें कंसोलिडेटेड फंड में वो बजटेड नहीं होते हैं। आगे क्या है दोस्तों पॉइंट, द स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड टू बोथ हाउस, ये जो स्टेटमेंट होते हैं ये दोनों हाउस में प्रेजेंट किए जाते हैं, लोकसभा में भी किए जाते हैं और राज्यसभा में भी किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
है ना। नेक्स्ट क्या है, द स्टेटमेंट शो द रिसिट एंड पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। वही है, स्टेटमेंट में क्या क्या होते हैं, रिसिट होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, रिसिट होते हैं, इनकम होते हैं, पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट अंडर 3 पार्ट। एक तो आपका क्या होगा, कॉन्सोलिडेटेड फंड हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कॉन्टिजेंसी फंड हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, पब्लिक अकाउंट हो जाएगा, है ना। तो अब खर्चे के बारे में फिर से वही बताया गया दोस्तों कि खर्च कैसा होगा, मस्ट शो सेपरेटली द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर जो चार्ज किए किसे जाते हैं, अपॉन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है ना दोस्तों, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो चार्ज किए जाते हैं। और क्या लिखा हुआ है, वैसे भी खर्चे जो कि मस्ट ऑल्सो शो सेपरेटली द अमाउंट नीडेड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर, यानी दूसरे जो एक्सपेंडिचर होते हैं प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 112 क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आर्टिकल 151(1) क्या है, इसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रोल के बारे में बताया गया है कि ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं ऑन द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। किसको करते हैं दोस्तों, किसको करते हैं, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, है ना। अगर यूनियन का है, अगर अकाउंट ऑन द यूनियन है तो किसे करते हैं, राष्ट्रपति जी को। अगर क्या है, अकाउंट ऑन दी स्टेट है तो किसको करते हैं, गवर्नर को। तो यहाँ पे दोस्तों कैग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना, CAG कैग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, यानी कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं, राष्ट्रपति जी और जो कैग गवर्नर होते हैं, ये इन रिपोर्ट्स को फिर पार्लियामेंट में रखते हैं। तो राष्ट्रपति जी कहाँ पे रखेंगे, राष्ट्रपति जी वो पार्लियामेंट में रखेंगे ना, और गवर्नर जी क्या करेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में। कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेचर में। तो ये बात है। पहले कैग का फंक्शन है दोस्तों कि कैग क्या करते हैं, रिपोर्ट सबमिट करते हैं। अगर यूनियन का अकाउंट है तो कहाँ पे करेंगे, राष्ट्रपति जी को, है ना। और अगर स्टेट का अकाउंट है तो गवर्नर को, और फिर ये सब अपने अपने तरीके से राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट के बिफोर और गवर्नर जी स्टेट लेजिस्लेचर के बिफोर रखते हैं इन रिपोर्ट्स को, है ना। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, कैग सबमिट करते हैं रिपोर्ट को ऑन द अकाउंट ऑफ द यूनियन, किसको, राष्ट्रपति जी को। फिर से वही लाइन है दोस्तों, प्रेसिडेंट इन रिपोर्ट्स को फिर कहाँ रखते हैं, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और गवर्नर कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेचर में। कैग सबमिट रिपोर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के लिए जो अकाउंट है उसको गवर्नर को या फिर राज्य प्रमुख ऑफ दैट स्टेट को, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, द गवर्नर और राज्य प्रमुख देन लीज दिस रिपोर्ट, यानी कि या तो गवर्नर या तो राज्य प्रमुख क्या करते हैं, इनको, इन रिपोर्ट्स को फिर आगे पहुंचाते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। गवर्नर किसको देते हैं, गवर्नर किसको देते हैं, दिखाते हैं, किसको देते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर को। और यहाँ पे क्या क्या करते हैं, गवर्नर को देते हैं फिर आगे, है ना। फिर देखिए यहाँ पे स्टेट के अकाउंट में, फिर देखिए यूनियन के लिए क्या किसको देते हैं, राष्ट्रपति जी को देते हैं, और फिर राष्ट्रपति जी इन रिपोर्ट को कहाँ रखते हैं, लोकसभा में एंड राज्यसभा में। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।